अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। आप लोग उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी क्वेश्चंस की। हम ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं। ज्योमेट्री के हम एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम 10.3 करेंगे। 10.3 में ये है 10.1 और 10.2 में हमने सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल्स और एंगल्स उनके बताने थे। और 10.3 में हमने सॉल्व करके बताना है कि क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल जो आपको दी गई है सिमिलर है, एक जैसी हैं, कैलकुलेट द अननोन। जो इसका अननोन एंगल है वो आपने मालूम करके बताना है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि सिमिलर है बिल्कुल, सिर्फ आपने अननोन इसका बताना है। तो किस तरीके से बताना है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है इसका कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, नाम नहीं दिए हुए यहाँ पर, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमने अननोन जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बी दे दी गई है वैल्यू, देखें ये बी है आपके पास, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ बी है, यानी हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मालूम करना है। यहाँ पर बी है और यहाँ पर आपके पास ए है। ठीक है, अब ये देखें ये वाला जो बी इसका हिस्सा है वो इस ट्राइंगल के इस वाले के सेम है, यहाँ सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर दे दी गई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी है ये एक दूसरे के डिवाइड होंगे, ऑपोजिट है, इसको हम डिवाइड करेंगे, बी अपॉन 6 लिख देंगे फौरन, यानी कि इस वाले बी की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन ये इसका जो ये सेम हिस्सा है एक दूसरे के, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि ट्राइंगल सेम है, सिमिलर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो बी अपॉन हम 6 लिख देंगे, बी अपॉन 6, यानी कि ये वाला जो बी है वो इसका हमें मालूम नहीं है, इसको हमने मालूम करना है, जबकि इसका वैल्यू हमें मालूम है, तो वो हम उसके साथ बी अपॉन 6 लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर बेस जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे दी गई है, और इसकी जो बेस है ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है। अपॉन हो रहा है तो पहले हम ए बी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो इसलिए 4 अपॉन 12 हो जाएगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर बी अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 12 हो जाएगा। हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये हमारे पास बी की, यानी यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इधर से हमने बी की वैल्यू निकालनी है, इधर से हमने ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ए दे दिए गए, इसका सामने बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए जैसे हमने वहाँ पर बी अपॉन 6 लिखा था यहाँ पर हम ए अपॉन 5 लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर हम बी की वैल्यू मालूम कर रहे थे इसलिए 4 अपॉन 12 लिखा था, यहाँ पर हम ए की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो ए की जो आपके पास वैल्यू 12 है, 12 अपॉन 4 हो जाएगी, यानी ये इसके इक्वल है, तो ये 12 अपॉन 4 हो जाएगी। यहाँ से हम ए की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तरीकाकार क्या है आपके पास, इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपके पास दो वैल्यू के दरमियान इक्वल का साइन आ जाता है, क्योंकि आपको पता है ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, तो इसलिए हम इक्वल लगाएंगे, और जब इक्वल का साइन आता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, बी जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बी यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई बाय बी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बाय बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और 12 मल्टीप्लाई बाय बी। बी की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए हम बी को इक्वल पर, बी को हम साइड पर लेकर चले जाएंगे। 12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 ज़ा 24 अपॉन 12 हो जाएगा। 12 का टेबल 24 पर कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, इसलिए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम ए की वैल्यू मालूम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ नहीं भी लिखें तो ये जो आपके पास ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ए की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 और 4 मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, ठीक है, आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो, यानी कि 4, ये यहाँ पर आपके पास a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 4 आ जाएगा। 4 का टेबल 12 पे कितनी बार जाता है, 3 बार, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 15 आ गई, अननोन वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम हो गई है। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके पास अगला क्वेश्चन है बी और सी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं, वो आप लोगों ने खुद करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ पर मैं आपको पार्ट ए बता रही हूँ। पार्ट ए में वही तरीक़ाकार है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है यहाँ पर आपके पास ये जो देखें, ये जो इधर बी की वैल्यू है, यहाँ पर बी की वैल्यू नहीं दी गई, जबकि यहाँ पर आपके पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि बी अपॉन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर ये 5 है आपके पास, कि इस ये वाला जो 30 एंगल जो है वो 5 है, तो ये इसका अगर हम बी की वैल्यू मालूम करें तो 5 अपॉन 20 हो जाएगा,
और जब ए की वैल्यू मालूम करेंगे तो 20/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो बेस आ रही है आपके पास वो ए आ रही है। ए जो है वो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सॉल्व किस तरीके से करना है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए सॉल्व करना है। देखिए बी जो था वो आपके पास दूसरी ट्रायंगल में, पहली ट्रायंगल में आपके पास बी था, जबकि दूसरी ट्रायंगल में आपको उसी एंगल की वैल्यू 12 दी गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर b/12 लिख लिया। ठीक है, जो वैल्यू आपको दोनों एंगल्स में, दोनों ट्रायंगल में मालूम है, फाइंड है, वो एक 5 है और एक 20 है। तो हम पहले बी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो बी के ऑपोजिट जो है वो 5 है और ये आपके पास ए के सामने वाली वैल्यू, तो इसलिए 5/20 हो जाएगा। इसी तरीके से ए की जो सामने वाली वैल्यू है वो 7 है, तो ये /7 हो जाएगा। वहाँ पर 5/20 लिखा था, यहाँ पर हम 20/5 लिखेंगे। ठीक है, तरीक़ेकार वही है। सबसे पहले हम यहाँ पर b की वैल्यू मालूम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 12 और 20 × b। b जो है वो b के 20 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वो डिवाइड में ही रहेगा। आपको पता है जब भी हम कोई वैल्यू मालूम करते हैं किसी भी वेरिएबल की, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस हो रही हो तो इक्वल टू से उस तरफ जाकर माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, उलट होते हैं उसको ऑपोजिट होता है। यहाँ पे 20 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 × 12/20। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर लें, क्या हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। ठीक है, क्या रह जाएगा आपके पास 12/4। अब 4 का टेबल जो है वो 12 पे 3 बार जाता है, 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। इसी तरीके से हम a की वैल्यू मालूम करेंगे, अब a/7 = 20/5। 5 जो है वो यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो डिवाइड हो जाएगी वैल्यू और 20 × 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 का टेबल 20 पे कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, यहाँ पर 4 आ गया आपके पास, 7 × 4 = 28। ए की वैल्यू आपके पास 28 हो गई। इसी तरीके से आपने सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं, बहुत आसान है। सारे एंगल्स आपको दिए गए हैं, वैल्यू समझा दिया गया है कि कौन सी सिमिलर आपके पास ट्रायंगल है, एक दूसरे के सामने वाली वैल्यू को देखना है और आपने सॉल्व करना है, और इस तरीके से आपके पास जो अननोन एंगल है वो मालूम हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। वो कह रहे हैं कि ट्रायंगल आपके पास, जो ट्रायंगल में आपको एंगल दिए गए हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, पहले आप एक ट्रायंगल ले लें, ये वाली हम ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले इसमें देखें, आपने सिर्फ एंगल बताना है कि थर्ड एंगल कौन सा है। ये आपको पता है कि ट्रायंगल हमेशा 180 के बराबर होती है। 2 एंगल आपको दे दिए गए हैं और तीसरा एंगल आपने मालूम करना है, और जिस ट्रायंगल का एंगल दूसरी ट्रायंगल के सेम होगा तब आप बताएंगे कि ये दोनों जो पेयर हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ट्रायंगल इक्वल नहीं हुए तो वो ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, 2 एंगल आपको दिए गए हैं, तीसरा एंगल आपने मालूम करना है। यहाँ पर आपको एक एंगल दिया गया है 75, एक एंगल दिया गया है 40, और दूसरा आपने तीसरा जो है वो आपने मालूम करना है। अगर इस वाली ट्रायंगल का थर्ड एंगल जो है वो इसका और इसका भी थर्ड एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो फिर आप समझ लें कि आपका जो दोनों जो आपकी ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, एंगल ए आपके पास 75, एंगल ए 75, एंगल 2 40। ठीक है, एंगल 3 हमने मालूम करना है। एंगल 3 मालूम करने के लिए हमें पता है कि आपके पास क्या है, ट्रायंगल जो है वो 180 के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 75 माइनस 40, यानी कि ये जो 2 एंगल हैं इनको हम माइनस हो जाएंगे। 180 लिखा हमने, यहाँ पर माइनस 75 माइनस 40। जब हम 180 में से 75 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 40 को माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 65। इसका मतलब है ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास 65। ठीक है, ये एंगल आपके पास 65 आ गया। अब हम दूसरा इसका मालूम करते हैं, इस वाले ट्रायंगल का मालूम करते हैं। यहाँ पर आपके पास है एंगल 1 40, एंगल 2 65, एंगल 3 हमने मालूम करना है, और ट्रायंगल जो होती है वो हमारे पास 180 के बराबर होती है। ये दोनों आपस में यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, जब इक्वल से हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 180 माइनस 65 माइनस 40 इज इक्वल टू 75। क्या आ गया आपके पास 75, यहाँ पर आ जाएगा 75।
5। अब देखें यहाँ पे दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर आ गए। ये देखें यहाँ पर 60, एक एंगल 65, 75, 40, यहाँ पर भी देखिए 40, 75 और 65। ये इसका मतलब ये है all angles are similar, so triangles are similar। ठीक है, एंगल सेम है तो इसलिए ट्राइंगल भी क्या है, एक दूसरे के सेम है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर आपने लिखना है कि all angles are similar, so triangles are similar। ये आपका क्वेश्चन 3 का 1 पार्ट मैंने कर दिया है, बाकी पार्ट भी इसी तरीके से हैं, वो आप लोग मालूम करेंगे और ख़ुद करेंगे। जिस चीज़ की समझना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्कूल में आकर समझ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।